Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes, class 9th and 10th. So I am Ananya ma'am, your social science expert. So today we are starting it with the new chapter of economics, that is the second chapter of your book, Sectors of Indian Economy. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सो वी आर हेडिंग इट विद इट. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. क्या है ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? मीन्स कि हमारी इकोनॉमी जो है उसमें देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट पार्ट्स जिसमें हम वर्क करते हैं. ओके, नंबर वन जो हमारे पास है दैट इज इकोनॉमिक सेक्टर आता है. अ डिविजन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन what they are saying, a division of countries population based upon the economic area in which they are employed. Economic sector actually में जिस सेक्टर से अर्निंग हो रही है, जिस सेक्टर से इनकम आ रही है, जिस सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं एंड दे आर अर्निंग, दैट इज इकोनॉमिक. जो सेक्टर हमारी इकोनॉमी को अपग्रेड कर रहा है, जो सेक्टर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, दैट इज इकोनॉमिक सेक्टर. अ डिविजन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक एरिया जहां पर वो एम्प्लॉयड है, पॉपुलेशन जो है दे आर एम्प्लॉयड एंड दे आर वर्किंग, दैट इज इकोनॉमिक सेक्टर. आपको चलो एग्जाम्पल के थ्रू, हम पिक्चर के थ्रू ही करते हैं. ये मनी ट्रांजेक्शन हो रही है ना, वन हैंड इज गिविंग मनी एंड इट इज टेकिंग ऑल्सो, गिव एंड टेक ऑफ मनी, जहां पे मनी मॉनेटरी टर्म इंक्लूड हो गया, दैट इज इकोनॉमिक सेक्टर. ओके, नाउ द गर्ल इज देयर, चलो इसे हम क्या बोल देते हैं, नोरा. ओके, शी इज वेरी प्रिटी गर्ल एंड शी इज मेकिंग फूड फॉर हर फैमिली मेंबर्स. अपने फैमिली मेंबर्स के लिए फूड बना रही है, तो क्या ये इकोनॉमिक सेक्टर में आएगा? नो, इट विल नॉट कम इन इकोनॉमिक सेक्टर. ये इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं आएगा, बिकॉज वो अपनी फैमिली के लिए बना रही है, नॉट फॉर टेकिंग इट आउटसाइड और फॉर अ रेस्टोरेंट पर्पस. इन सब के लिए नहीं बना रही है, वो अपनी फैमिली के लिए इन लव, सिंपैथी, अफेक्शन, इन सब के से डील होकर बना रही है. दैट इज नॉट इन इकोनॉमिक सेक्टर. इकोनॉमिक सेक्टर सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, जहां पे मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड होंगी, दैट विल कम इनटू द इकोनॉमिक सेक्टर. नेक्स्ट, now there are two type of activities in our economy, that are economic activities and non-economic activities. अब economic activities कौन सी होती हैं? Economic activities are those activities of man which are undertaken for earning money. The activity, जो एक man activity करता है किसके लिए? मनी अर्न करने के लिए, मनी जनरेट करने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. द सेकेंड वन इज दैट वो जो काम कर रहा है वो नेशनल इनकम में उस काम से जिस उसे पैसे आ रहे हैं, मनी आ रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? Whereas non-economic activities are those activities that are not undertaken for any monetary gain. इसमें हमारा कोई benefit नहीं है, कोई monetary gain नहीं है. My mother is making food for me. मेरे लिए food बना रही है घर पर, तो क्या वो मेरे से पैसे ले रही है उस खाने के लिए? No, she is making food in my love, she is sympathized, she loves me, she has affection towards me. तो ये उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में, तो वो जो बना रही है वो नेशनल इनकम में नहीं ऐड होगा, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग मनी. तो दे ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. सॉरी, दे डोंट ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. दे डू नॉट ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू दी, अब हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी ना बच्चे, इंपॉर्टेंट, दिस इज द एक्चुअली बेस है ये पूरे चैप्टर का. हमारा पूरा चैप्टर एक्चुअली में इनके ऊपर है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी and tertiary activity. There are 3 type of activities in our economy. Number 1, primary, secondary and tertiary.
प्राइमरी क्या है? डोंट लुक, बस जस्ट लिसन। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज जो बेस एक्टिविटीज है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। शुगर केन ग्रो हुआ, ठीक है, शुगर केन एग्रीकल्चर में आता है। प्राइमरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो शुगर केन प्राइमरी एक्टिविटी में ग्रो हुआ, पहले शुगर केन ग्रो हुआ, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, शुगर बनाने के लिए उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लेके गए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। क्लियर? प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, शुगर ग्रैनुअल्स बनने हैं शुगर केन से, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में बनेंगे। शुगर केन प्राइमरी में ग्रो हुआ, शुगर बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेकेंडरी में आई। अब शुगर बन गई, अब शुगर डिस्ट्रीब्यूट होनी है ना, लोगों तक भी तो पहुंचनी है, खाना लोगों ने खानी है। एंड वेरियस जो डिस्ट्रीब्यूशन है किससे जाएगी? ट्रांसपोर्टेशन से। कम्युनिकेशन होगा तभी तो उन शॉप्स पे शुगर को पहुंचाया जाएगा, शुगर बैग्स को पहुंचाया जाएगा। क्लियर? सो ये ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में। क्लियर? सो प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर से लिए शुगर केन ग्रो हुआ। सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, शुगर बनी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में। देन टर्शरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सर्विसेज जिसमें होती हैं, दैट इज टर्शरी सेक्टर। I hope you are very well clear with all the three parts, three sectors of our Indian economy: primary, secondary and tertiary. Now what examples करते हैं? Primary mining, earth से extract करना, minerals निकालना is known as mining. Agriculture में आएगा, that is related to our nature, natural agriculture, fishing. Secondary manufacturing है, processing of food, फूड को मतलब शुगर केन से शुगर बनाना इज द प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन, नो प्रोसेसिंग ऑफ शुगर, तो ये किस में आएगा? सेकेंडरी। एंड देन टर्शरी बैंकिंग सर्विसेज, हम बैंक से कुछ चीज लेने नहीं जा रहे हैं, बैंक हमें ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इंश्योरेंस कोई टैंजिबल चीज है जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, इंश्योरेंस हुआ है हमारा, सर्विस है, तो ये सारा किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में। दीज आर द थ्री थिंग्स, थ्री सेक्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? एंड व्हाट दे आर डूइंग इन आवर इकोनॉमी, क्या करते हैं। चलिए, वील बी स्टडिंग इट इन अ मोर इलैबोरेटेड मैनर में इसे पढ़ते हैं कि ये है क्या चीजें। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरली जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अर्थ से, शुगर केन अर्थ से नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, हम सिर्फ फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, कुछ सीड्स डाल रहे हैं, मतलब ये जो चीजें नेचुरल रिसोर्सेज से हमारे रिलेटेड हैं, दे कम इनटू द प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी एक्टिविटीज प्राइमरी में है। हमें रॉ मटेरियल, शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी सेक्टर, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन जो प्लांट पे, ट्रीज पे ग्रो हो रही है, तो कॉटन किससे आ रही है? प्राइमरी सेक्टर से आ रही है। मेनी अदर वेरियस एग्जांपल्स आर देयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, मिनरल एक्सट्रैक्शन, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ऑल दीज कवर अंडर द प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी से मतलब प्राइमरी सेक्टर पहले बेस और फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। What is secondary sector? When natural products change into goods to manufacturing. Secondary sector is also known as manufacturing sector, जहां पर चीजों को अब मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट में बनाया जाएगा। जब नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर चेंज इनटू गुड्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक कंज्यूमेबल आइटम्स में, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, उनमें आइटम्स में मैन्युफैक्चर करा जाता है। इट कैन बी डन इन फैक्ट्रीज में होता है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होती है, शॉप्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, घर में भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ इनटू ब्रिक्स, अर्थ में से कुछ मिनरल्स नहीं है तभी तो वो ब्रिक्स बनेंगी। शुगर फ्रॉम शुगर केन, कॉटन फ्रॉम क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन से क्लॉथ निकालना, ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी? इंडस्ट्रीज में होंगी, एंड दैट कम्स इन दी सेकेंडरी सेक्टर, और ये किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर। कौन सा होता है? दिस एरेना जो रिसेंट टाइम है ये टर्शरी सेक्टर का चल रहा है। एवरीवन वांट्स जॉब इन द टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज चाहते हैं।
टर्शरी सेक्टर नहीं होगा ना तो बेटा कोई यूज नहीं है प्राइमरी का और सेकेंडरी का। वाई? अगर शुगर केन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, सर्विसेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं, तो क्या फायदा यार शुगर बनाने का? शुगर केन प्लग करने का क्या फायदा, हार्वेस्ट करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना। तो टर्शरी सेक्टर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करता है प्राइमरी को और सेकेंडरी को, सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। इट डजंट प्रोड्यूस गुड्स, बनाता नहीं है। दे आर एड और सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन, सपोर्ट करता है कि वो गुड्स जो है प्रॉपरली लोगों तक पहुंच जाए, कंज्यूम कर ले वो उसे। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज जो हैं किस में आती हैं? टर्शरी सेक्टर में आएंगी। क्लियर? सो वी डिड definition of economic activities, non-economic activities, 3 sectors primary, secondary and tertiary क्या होते हैं, what are they? Clear? So we are done with all the 3 sectors. अब छोटा सा एक quiz हो जाए. I'll also get to know whether you are able to understand the points or not, because ये बहुत base था chapter का. So it's an NCERT question, NCERT quiz time. What you have to do, there are some points and you have to classify these occupations whether they are in primary, secondary or tertiary, कि वो primary में fall करते हैं, secondary में fall करते हैं या tertiary में. Classify the following list of occupations under primary, secondary and tertiary sectors. Where they are coming in primary sector, secondary sector or tertiary sector. चलिए, okay. Now we'll be telling, आप मुझे बताएंगे टेलर किस में आता है. Classify the following list of occupations. Tailor comes in the secondary sector. क्यों आता है secondary sector में टेलर? क्लॉथ दे दिया, उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसे बना रहा है, सूट बनाना है, वॉट एवर द थिंग इट हैज टू बी मेड. बास्केट वीवर, वीव कर रहा है, बास्केट बना रहा है, कम्स इनटू द सेकेंडरी. फ्लावर कल्टीवेटर प्राइमरी एंड मिल्क वेंडर कम्स इनटू द प्राइमरी. फिशरमैन जो है प्राइमरी में आएगा. प्रीस्ट रिलीजियस स्पीचेस दे रहे हैं, कोई चीज तो नहीं दे रहे हैं, दैट विल कम इन. सर्विस दे रहे हैं, दैट विल कम इन टर्शरी. कुरियर सर्विस होती है जनरली, दैट विल कम इन टर्शरी. वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री, वर्कर्स क्या कर रहे हैं? मैच बॉक्सेस बना रहे हैं, काम फैक्ट्री का जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इट विल कम इन सेकेंडरी. मनी लेंडर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कम इन द सेकेंडरी. गार्डनर नेचुरल प्रोसेस से रिलेटेड है, प्राइमरी. पॉटर अर्थ से मिनरल्स निकाले हैं, मिट्टी सैंड, तो नेचुरल आ गया, प्राइमरी. बी कीपर प्राइमरी. एस्ट्रोनॉट जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल बी टर्शरी. कॉल सेंटर्स एम्प्लॉय, दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस, दे आर टेलिंग यू योर प्रॉब्लम्स एंड द things to solve, how can you make solutions to it, that comes in the tertiary sector. So this was your short NCERT quiz. Important tha just to make you clear that what all things fall in, what is the difference between actually primary, secondary and tertiary sector. So this was a very short video of your basic of sectors of Indian economy. Do read it, do go through it. Thank you so much. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying. Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes, class 9th and 10th. Here I am Ananya Chawla, your master teacher of social science. So today we are taking the chapter further of economics, sectors of Indian economy. So now as we are taking the chapter further, we are already done with the part 1 of the chapter. So today we are taking it with the part 2. So हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था कि चैप्टर किस बारे में है, क्या चीज़ें हैं चैप्टर में, एंड इन द लास्ट वीडियो वी डिड इट विद द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर का बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन इलेबोरेटेड वे में करा. सो नाउ टुडे वी आर डूइंग, आज हम क्या करेंगे कि ये सेक्टर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, कि ये सेक्टर्स एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, इंटर रिलेटेड कैसे हैं, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर.
इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। आपको पता है ये सेक्टर्स मैंने कल भी बताया, दे आर इंटर रिलेटेड। हाउ? पहले हम इसका एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, सच एज आई सेड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से शुगर केन आ रहा है, ठीक है। अब शुगर केन आया, शुगर केन जो मिल्स हैं उन्होंने शुगर केन लिया एंड दे मेड शुगर फ्रॉम इट। वो शुगर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तो होगी ना उसकी, वो ग्रैनुअल्स बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनेंगे। दैट कम्स इनटू द सेकेंडरी सेक्टर। अगर शुगर केन नहीं आएगा तो इंडस्ट्रीज, जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं, वो कैसे रन होंगी? एंड अब शुगर बन गई, शुगर केन हमारे तक भी तो पहुंचनी चाहिए ना, कंजम्पशन के लिए उसे कंज्यूम भी तो किया जाएगा। एंड दैट वो जो कंजम्पशन के लिए, कंज्यूम करने के लिए हमारे तक पहुंचेगी, दैट नीड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, कम्युनिकेशन। और जो शॉपकीपर्स हैं वो कैसे लेकर आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन पे जाके ही तो लेकर आएंगे। एंड ऑल दीज सेक्टर्स, तो मैंने आपको एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल दिया जिससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा दैट हाउ ऑल दीज सेक्टर्स आर कनेक्टेड। ये जो सारे सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स हैं, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं ये सेक्टर्स। सो वी आर हैविंग द एग्जाम्पल्स, इंटरडिपेंडेंस कैसे हैं, ये जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे इंटरडिपेंडेंट है। नंबर 1, एग्रीकल्चर रिक्वायर्स पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। सी, इसमें क्या आ रहा है? इसमें जो एग्रीकल्चर है, व्हाट दे आर सेइंग, इसमें जो एग्रीकल्चर है दैट इज इन दी प्राइमरी सेक्टर। ये जो एग्रीकल्चर आ रहा है ये तो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। लेकिन बच्चे एग्रीकल्चर के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स तो सेकेंडरी में बन रहे हैं, क्लियर? तो इटसेल्फ प्राइमरी के लिए भी सेकेंडरी की जरूरत है। सो वी आर सेइंग इसी तरह से इंटर रिलेटेड है। नाउ सी, जियो सेल फोन नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड इन यूरोप। जियो सेल फोन्स बन कहाँ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। एंड दे आर सेइंग ट्रांसपोर्टेशन, टर्शरी सेक्टर। तो जब तक ये नहीं बनेंगे ये वाला सेक्टर कैसे चलेगा? इसमें क्या, इसमें यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेदर फैक्ट्री यूजेस द रॉ मटेरियल फ्रॉम, कहाँ से रॉ मटेरियल, जो लेदर फैक्ट्री है दैट कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन उसके लिए मटेरियल तो हमें, लेदर तो प्राइमरी में जनरेट होगी ना। तो ये सब चीजें क्या है? इंटर रिलेट कर रहे हैं। दीज सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। राम स्टार्टेड एन एंटरप्राइज ऑफ फर्नीचर बाय टेकिंग सम कैपिटल फ्रॉम बैंक। फर्नीचर बन रहा है किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेकिन बैंकिंग सर्विसेज के बिना लोन लेना है उसने अपने फर्नीचर शॉप इस्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो जो लोन लेगा दैट विल बी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, बैंक से। तो ये आ जाएगा और वो सर्विस लेगा, ये आ जाएगा टर्शरी सेक्टर में। यहाँ पर ये दोनों इंटर रिलेट हो गए, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो व्हाट आर ऑल दीज? ये हमें ये बता रहे हैं कि एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। प्राइमरी के बिना सेकेंडरी नहीं चल सकता, सेकेंडरी के बिना टर्शरी नहीं चल सकता है। दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ दे आर सेइंग देयर आर सम पैरामीटर्स फॉर कंपैरिजन, कि हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे, कौन से सेक्टर से कौन कितनी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन से सेक्टर से हो रहा है। तो एवरीथिंग पैरामीटर्स की हमने इंटर रिलेट कर दिया, लेकिन हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे, ये किस बिहाफ पे कंपैरिजन हो रहा है, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। एंड एक्चुअली में दीज 2 क्वेश्चंस वेरी क्रिटिकल क्वेश्चंस टू आंसर, बहुत मुश्किल है। इट्स इम्पेरेटिव फॉर अस टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हम इनके लिए कभी भी एक एप्ट आंसर नहीं दे सकते, पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमें पता ही नहीं कितनी सर्विसेज हैं कंट्री में और कितने सारे गुड्स जनरेट हो रहे हैं, वी कैन नॉट काउंट। So these are very imperative to answer these questions. These are very difficult to answer. How much goods and services are produced? हमें क्या पता कितनी प्रोड्यूस हुई, कितना प्रोडक्शन हो रहा है,
कैसे पता चलेगा? हाउ मेनी पीपल वर्क इन इकोनॉमिक सेक्टर, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में, प्राइमरी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, टर्शरी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, वी आर नॉट हैविंग एनी आइडिया ऑफ इट. Okay, so to compare these things, what we have to do, हमें क्या करना है जब ये अगर हमें इन चीज़ों को कंपैरिजन में लेकर आना है. They are saying all three sectors produce a very large amount of goods and services. दोनों sectors, in fact तीनों sectors में, agriculture में including number of services are there, including number of things are there, उसमें agriculture भी है, cropping भी है, एंड हॉर्टिकल्चर भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, एंड उसमें माइनिंग भी आ जाता है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर में. तो दे आर सेइंग दैट ऑल थ्री सेक्टर्स प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन थ्री सेक्टर्स. एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, टर्शरी में, सेकेंडरी में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड, सी, every good that is produced and sold needed to be counted. इकोनॉमी को काउंट करना है, हमारी इकोनॉमी में कितना जीडीपी है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, नेशनल इनकम कितनी निकल रही है, उन सबको तो काउंट करना पड़ेगा ना. वो काउंटिंग कैसे होगी, वील बी लुकिंग आउट फर्दर कि काउंटिंग होती कैसे है. वी मेजर द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हमें जब हम किसी चीज की वैल्यू को काउंट करते हैं तो सिर्फ उसकी फाइनल वैल्यू ली जाती है. ओके, फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी टेकन इनटू अकाउंट, कि सिर्फ फाइनल और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं है कि ये काउंटिंग होती कैसे है. विल बी लुकिंग आउट फर्दर. चलिए, वी मेजर द फाइनल, बस हमें अभी इतना याद रखना है कि हम फाइनल वैल्यू ही लेते हैं, हम उसके मिडल वैल्यूज जो हैं, जो इंटरमीडिएट वैल्यूज है, वो नहीं लेंगे. वी ओनली टेक इनटू अकाउंट द फाइनल वैल्यू. सो नाउ सी, नाउ आई बी टेलिंग यू कि फाइनल वैल्यू ही क्यों लेते हैं, हमें इंटरमीडिएट वैल्यूज. अच्छा, व्हाट आर फाइनल, पहले इसको इससे पहले वी वांट टू क्लियर इट दैट व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. बच्चा, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो एक्चुअली जिसको हम फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? लुक, फार्मर है, ठीक है, फार्मर जो है, अगर इफ वी आर टेकिंग आउट ऑन द वेरी कॉमन एग्जाम्पल, अगर हम यहीं से ही देखकर एग्जाम्पल लेते हैं, व्हीट, फ्लावर एंड बिस्किट्स बने हुए हैं ये. ओके, सो जो व्हीट है दैट इज इंटरमीडिएट. अभी व्हीट से व्हीट ग्राइंड होकर फ्लावर में कन्वर्ट होगा, आटे में कन्वर्ट होगा, एंड देन उस फ्लावर से बिस्किट्स फॉर्म होंगे. तो ये सब कुछ क्या है? बिस्किट इज द फाइनल गुड्स ना. जितने के बिस्किट्स हम लेकर आ रहे हैं, ओके, दैट विल बी दी फाइनल गुड. ये फाइनल गुड है हमारे, और इसी की वैल्यू ऐड करी जाएगी. तो ये क्या है कि ये इंटरमीडिएट है, अभी ये हम कंज्यूम नहीं कर सकते. क्या आप रॉ व्हीट खा सकते हो? ये कंजम्पशन के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट गुड है, बिकॉज अभी इससे आगे और चीजें फॉर्म होनी है. और नॉट ओनली बिस्किट, अगर फ्लावर से वॉट एवर थिंग इज बीइंग मेड, दैट विल बी द फाइनल गुड. वो फाइनल गुड होगा और उसी की वैल्यू ही एड ऑन करी जाएगी. नाउ लुक, आई विल बी गिविंग यू, अगर हम बार बार उसकी वैल्यू ऐड करेंगे ना, अगर हम बार बार उसकी वैल्यू ऐड करते रहेंगे, दैट विल बी, उसे बोला जाता है डबल काउंटिंग, कि हम बार बार काउंटिंग कर रहे हैं. इफ अगर मैं कह रही हूँ कि फार्मर जो है उसने व्हीट खरीदी, ठीक है, फार्मर ने व्हीट बाय करी, और जो उसको अपनी वैल्यू पड़ रही है दैट इज ऑफ 20 रुपीज, ठीक है. उसके बाद जो व्हीट है वो मिल में गई, तो मिल में आई वो 20 रुपीज की आई, लेकिन ना मिल वर्कर को भी तो प्रॉफिट तो चाहिए ना. अगर वो मिल वर्कर इंडस्ट्री को सेंड कर रहा है, तो मिल वर्कर ने 20 रुपीज की ली थी फार्मर से. ओके, देन ही इज एडिंग हिज प्रॉफिट, उसने अपना 10 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया, वो हो गई 30 रुपीज की. ओके, अब मिल वर्कर ने इंडस्ट्री को सेंड करी, इंडस्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहां पर बिस्किट्स बनेंगे,
तो अब इंडस्ट्री को भी तो अपना प्रॉफिट चाहिए ना, उसने अपना 10 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके आगे रिटेलर को बिस्किट पैकेट सेंड किया, बिस्किट पैकेट भेजा, और वो रिटेलर को भी प्रॉफिट चाहिए, MRP, रिटेलर को भी प्रॉफिट, रिटेलर ने उस 40 में अपने 10 रुपीज ऐड करे एंड वैल्यू आ गई 50. ओके, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू. दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी आर टेकिंग. ये वैल्यू बच्चा ऐड करी जाएगी इन GDP ऑफ आर इकोनॉमी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, अगर हम करें फार्मर के लिए तो यही फाइनल गुड था उसका, फार्मर के लिए तो यही उसका फाइनल गुड था. वो कहे मेरा तो यही फाइनल गुड है, मेरी वैल्यू क्यों नहीं ऐड हो रही है. मेरे कह रहे हैं कि मेरा तो यही फाइनल गुड है, मेरी वैल्यू भी ऐड होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री के मेरा तो यही फाइनल गुड है, इंडस्ट्री के मेरी भी ये वैल्यू ऐड होनी चाहिए. रिटेलर कह रहे मेरा तो है ही फाइनल प्रोडक्ट भाई, तो मेरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी ऐड होनी चाहिए. यस, उनके लिए तो वही फाइनल प्रोडक्ट है ना, बट नहीं, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स ले लिए बीच में और इन प्रॉफिट्स को ऐड ऑन करके ही 50 आया है. इन प्रॉफिट्स को ऐड ऑन करके, सी 20 वैल्यू तो ऐड ऑन हुई है, 20 इज देयर. हमने ये प्रॉफिट भी ऐड करा क्योंकि ये इनकी इनकम थी, ये प्रॉफिट भी ऐड करा, ये इनकी इनकम थी. दिस इज ऑल्सो एडेड. 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, what will be? Amount will be 50. Clear? तो फाइनल गुड वैल्यू 50 आ रही है ना, hence proved. प्रॉफिट वैल्यू सबकी ऐड हुई है. बट अगर हम ये करें 20, 30, 40 and 50, it will be 140. कहां पर 140 की the thing is of 50 rupees, और कहां पर डबल वैल्यू लगा के इट इज बीइंग ऑफ 140. बच्चा तो 140 की वैल्यू है वो तो बार बार हम एक ही चीज काउंट करे जाए, दैट इज नोन एज डबल काउंटिंग. इसीलिए हर एक के प्रॉफिट को सिर्फ ऐड करा जाता है एंड इट विल बी ऑफ 50. तो जो फाइनल गुड की वैल्यू है ना, दैट इज टू बी एडेड इन GDP. सिर्फ वही वैल्यू ऐड होगी GDP में, दैट विल बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ आर इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री. I hope you are very well clear with this topic because it was important कि जो डबल काउंटिंग सिस्टम है दैट इज नॉट करेक्ट सिस्टम. हमें बार बार किसी चीज की काउंटिंग नहीं करनी है, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए. आई एम टेकिंग इट, मैं आपको एक बार और दोबारा से बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ दैट व्हाट ऑल द थिंग्स आर, व्हाट इट इज. सी, आई वाज टेलिंग फार्मर के लिए 20 रुपीज, फार्मर ने आगे मिल को सेल करा, दैट विल बी ऑफ 30. मिल ने भी अपना प्रॉफिट रख लिया 10, आगे मिल ने इंडस्ट्री को 10 प्रॉफिट रख लिया, दैट विल इट बिकम ऑफ 40 एंड देन रिटेलर को सेंड करा, इट बिकेम ऑफ 50. तो सिर्फ 50 रुपीज ही हमारी इकोनॉमी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होंगे. वाई, क्यों ऐसा ऐड होगा? बिकॉज हमने 20 भी ऐड कर लिए, फार्मर का प्रॉफिट था 10, मिल का प्रॉफिट ऐड करा हमने, इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी 10 ऐड कर लिया एंड देन वी एडेड 10 ऑफ द रिटेलर टू. बाय एडिंग दिस अमाउंट वी गॉट द फिगर 50. हमें ये अमाउंट ₹50 वी गॉट. तो ये सब चीजें क्या है, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई. इनका भी टेक्सचर ऐड हो गया, इनका भी टेक्सचर ऐड हो गया, इनका भी प्रॉफिट ऐड हो गया. सो इससे अगर हम बार बार 20, 30, 40, 50, तो वो बच्चा डबल काउंटिंग, हम बार बार एक ही चीज को ऐड करे जा रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली द कॉस्ट विल बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी उसकी कॉस्ट एंड दैट इज ऑफ नो यूज. उससे हमारी कैलकुलेशन खराब होती है, खराब बिल्कुल खत्म हो जाती है. कैलकुलेशन है ही नहीं बिकॉज इट इज नॉट एप्ट, वो एप्ट ही नहीं है. तो व्हाट इट इज, दैट्स व्हाई ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू अकाउंट. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू अकाउंट. ये जो सिस्टम है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इसे बोला जाता है डबल काउंटिंग सिस्टम. दिस इज रॉन्ग. नो, वी डोंट हैव टू टेक इनटू अकाउंट अगेन एंड अगेन. Clear? I hope you are very well clear with this topic. This was important numerical part, that what
are intermediate goods and final goods. The value of final goods are only taken into account while we calculate GDP of our country, of our economy. Next is most important NCERT definitions are there. Some of the definitions अभी वही definitions हैं जो हमने terms करी हैं intermediate and final goods. Now they are saying what to include and what to include only final goods. What they are saying, not every good or services that is produced sold needs to be counted. It makes sense only to include the final good. बार बार हर एक चीज़ों को ऐड करना कोई सेंस ही नहीं है. बार बार हम हर एक चीज को ऐड करें, that makes seriously no sense. तो इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स, बिकॉज फाइनल गुड्स में सारी वैल्यू ऐड हो चुकी है, फाइनल गुड्स में प्रॉफिट ऐड हो चुका है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू आ चुकी है, दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड. जो फाइनल गुड बनाने में हमें यूज हुए हैं, प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं, that all are taken into account into the final goods. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provide the total production of sector of that year. जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है, दे आर सेइंग जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है और प्लस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज नोन एज द जीडीपी. हम उसे इंक्लूड करके कैलकुलेट करके जीडीपी बनाते हैं. एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में आ गए. हमने फार्मर एग्रीकल्चर में ले लिया, उसके बाद मैन्युफैक्चर करा फ्लावर मिल में, उसका भी प्रॉफिट ऐड कर लिया, एंड रिटेलर्स, ये सब कुछ हमारे टर्शरी सेक्टर में आ गए, हमने उसको भी ऐड कर लिया. तीनों के प्रॉफिट ऐड हो गए जीडीपी में, तीनों सेक्टर्स एक साथ ऐड होकर बनाया जाता है, कैलकुलेशन करी जाती है. एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ आवर कंट्री. Clear? So this was your today's topic, how we calculate GDP. The value of final goods and services that is produced within a year of the 3 sectors include in the GDP. हम उसे GDP में include करते हैं, that is the gross domestic product. I hope you are very well clear with this topic. It was important for your board exams. Do clear it and also go through the intermediate goods and final goods. This was your Ananya ma'am signing off. Thank you. Hello everyone. Welcome back to our Learn Karo classes, class 9th and 10th. Here I am back with the session of part 3, sectors of Indian economy. So now we are starting it with the part 3rd of sectors of Indian economy. I hope you all have seen the last videos, part 1 and part 2 of the chapter. If not, go through it, rewind it back and watch out it. So now today we are starting with a new topic, part 3rd of sectors of Indian economy. So what we are going to study, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, what we are going to study in today's class. आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, that is the overview of our today's classes. That हमने जो सेक्टर्स पढ़े हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ही करते जाते कि ये है कि एक्चुअली ये चैप्टर ही इनके बारे में है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. ओके, अब हमें पता चल गया प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं. नाउ अब हम क्या करेंगे कि इन सेक्टर्स में कितनी एडवांसमेंट हुई है, कितने चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस कैसे हुए हैं, कितने टाइम में हुए हैं, वील बी लुकिंग आउट फर्दर. Changes in different sector, there are some historical changes. Historical changes क्या है बच्चे? historical changes क्या होता है कि हमारे जो past years हैं, पीछे कैसे थे वो sectors, पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं. So what type of historical changes are there and कैसे हुए हैं, how these changes have been occurred, ये changes हुए कैसे हैं. Historical change in primary sector, secondary sector and tertiary sector. and ये जो changes हो रहे हैं उनकी वजह से मतलब important क्या है, why they are important to get change. and plus हम read करेंगे कि tertiary sector जो service sector है उसकी क्या importance है, why tertiary sector these days is on the development stage. tertiary sector ही ज़्यादा develop क्यों कर रहा है. So
हिस्टोरिकल चेंज इन प्राइमरी सेक्टर। कैसा चेंज है प्राइमरी सेक्टर में? आपको याद है, आपने ना नाइन्थ क्लास में रीड करा था कि पहले ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते थे फार्मिंग में, सच एज काउ डंग यूज होता था एज अ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स वगैरह, और रेडिली अवेलेबल जो फर्टिलाइजर्स होते थे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में अब क्या है, देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ HYV सीड्स आ चुकी हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? बिकॉज वी आर डेवलपिंग। हम अब प्राइमरी सेक्टर भी हमारा डेवलप कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर में इटसेल्फ टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट, करेक्ट ना? तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स टुक प्लेस, चेंजेस इन मेथड्स, यस। पहले हम जो मेथड यूज करते थे दैट वाज वेरी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करे जाते थे, बट अब हम टेक्नोलॉजिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं। इंक्रीज इन ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन एक्सेट्रा। अब क्या हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल उठा करके, एग्रीकल्चर से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं एंड डिफरेंट ट्रेडर्स, जूट एग्रीकल्चर से बन रहा है एंड मेनी ऑफ द थिंग्स, कितने आर्टिक्राफ्ट्स बनते हैं एंड डेकोरेटिव आइटम्स बनती हैं, डेकोरेटिव पीस बनते हैं। तो सब कुछ क्या है, किससे कि एग्रीकल्चर से ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, वर्कमैनशिप हो रही है। इंक्रीज इन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइज इन फूड प्रोडक्शन, और जितनी ज़्यादा ये बढ़ रहा है इट मीन्स उतनी ही एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हो रही है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब प्रोडक्शन करने के लिए लेबर भी तो चाहिए, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, दैट व्हाट ऑल चेंजेस आर देयर, व्हाट ऑल चेंजेस आर कमिंग इन प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पहले सिर्फ एक सिंगल मशीनरी एंड बहुत ज्यादा इजी मशीनरी पे वर्क करा जाता था, बट अब सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी आ चुकी है। तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। पहले अगर इफ वी से कि जो पास्ट पहले मशीनरी थी उससे अगर सिर्फ 10 kgs निकल रहा था प्रोडक्शन, अब जो है वो पोर्टेबल 40 kgs, 50 kgs, 60 kgs, तो ये सब कुछ डबल हो गया है, इनफैक्ट डबल से भी बहुत ज़्यादा हो गया है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, अब जब फैक्ट्रीज देखो, एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ। अगर हम कहें कि पहले शुगर केन का, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, पहले जो शुगर केन था वो 1 टन जो था सिर्फ उतना ही ग्रो करा जाता था, बट अब जब फील्ड्स बढ़ गई हैं, फील्ड इंक्रीज हो गई हैं, शुगर केन इंक्रीज हो गया है, तो शुगर भी तो इंक्रीज होगी ना, शुगर केन ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ठीक है, फार्मर्स जो ग्राइंडिंग मिल ओनर्स हैं वो लेंगे। तो ये सब कुछ क्या है, अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने के लिए उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज भी चाहिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट मिली, इनकम भी जनरेट होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें, ऑल सेक्टर्स आर डेवलपिंग, इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है, पीपल बिगिन टू कंज्यूम मोर गुड्स। इनकम ज़्यादा है तो वो अच्छा खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो कंजम्पशन भी अच्छे से हो रहा है। फार्म वर्कर्स स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज, वो डेवलप करें। अब जो फार्म वर्कर्स एग्रीकल्चर वो फैक्ट्रीज में जा रहे हैं काम करने के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो नीड डेवलपमेंट। सो वी रेड द चेंजेस दैट आर कमिंग इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। नाउ वी आर हेडिंग ऑन टू द हिस्टोरिकल चेंज इन टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी में हमने पढ़ा, सेकेंडरी में हमने पढ़ लिया, अब हमारे ना कुछ चेंजेस टर्शरी सेक्टर में भी आए हैं। टर्शरी सेक्टर दैट इज नोन एज, पढ़ चुके थे हम ये, दैट इज नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सो दे आर सेइंग कि इसमें भी कुछ, और इसमें तो बहुत ज्यादा डाइवर्स चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस हैं। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल वर एम्प्लॉयड इन इट। दिस सेक्टर प्रॉस्पर्ड इन द डेवलप्ड नेशन। जो नेशन डेवलप्ड हैं, यूएसए, वहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा हैं। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में इंश्योरेंस कंपनीज, and then transportation, communication,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ चीज़ें क्या हैं, इट कम्स इन द टर्शरी सेक्टर एंड इट इज़ ऑन अ वेरी हाई डेवलपमेंट स्टेज पर ये सब कुछ चीज़ें हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। देखो अब ये चीज़ है व्हाट आई एम स्टडिंग एंड आई एम गिविंग यू सम सर्विस, ठीक है, मैं आपको कोई चीज़ तो प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ ना। एंड देखो डेवलपमेंट, यू आर वॉचिंग आउट माई वीडियोज, आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर वॉचिंग आउट माई वीडियो, दिस इज अ सर्विस दैट यू आर गेटिंग विद द टेक्नोलॉजी। आपको ये जो सर्विस मिल रही है दैट इज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर इंटरैक्टिंग, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं थ्रू योर मोबाइल फोन्स, यू आर हैविंग इंटरनेट कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी है इन सब चीज़ों में। सो दिस इज नोन एज टर्शरी सेक्टर, कि दैट हम एक्चुअली में आज की डेट में दिस सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिसेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर, बिकॉज एज वी आर डेवलपिंग वी आर हेडिंग ऑन आवरसेल्व्स टू द टेक्नोलॉजी। सो अब हमने पढ़ लिया कि इसकी मतलब ये कैसे राइज हो रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर कैसे राइज हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कैसे राइज हो रहा है। ना ओनली द इम्पॉर्टेंट सेक्टर दैट नाउअडेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, टर्शरी सेक्टर ही क्यों ज़्यादा राइज हो रहा है, व्हाट हैपेंड एंड दिस चेंज लेड टू दीज implications. Increase in basic services. Now how you can say that this sector is increasing? Basic services, हमें hospitals भी चाहिए, educational institutions भी also need, हमें कोर्ट्स भी चाहिए, कोर्ट डिफेंस एंड ऑल, ये सब कुछ चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो व्हाट दे आर सेइंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, दीज आर द बेसिक सर्विसेज दैट आर द वेरी प्रायोरिटाइज्ड नीड, बहुत ज़्यादा एक एप्ट नीड है हमारी इन सब चीज़ों की, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स एंड ऑल। तो एक्चुअली दीज आर सेइंग दैट दिस इज द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टर्शरी सेक्टर की, बिकॉज ये बेसिक सर्विसेज हमें टर्शरी सेक्टर से मिल रही हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा बच्चे एग्रीकल्चर भी तो टर्शरी से ही डेवलप करेगा, क्या फ़ायदा अगर शुगर केन ग्रो हो रहा है, शुगर भी बन रही है, बट शुगर हमारे तक, कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच रही है। टर्शरी सेक्टर डेवलप होगा तभी तो एग्रीकल्चर में जो चीज़ बनी है, सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चर हुई है, वो कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी। अगर वो नहीं पहुंचेगी तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है ना। तो टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऑर्डर्स नहीं होंगे, ऑर्डर्स के लिए डीलिंग करने के लिए कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर सेइंग लीड टू दी, जितना ज़्यादा टर्शरी सेक्टर डेवलप हो रहा होगा ना, उतनी ज़्यादा प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी डेवलप होगा। राइज इन इनकम लेवल क्रिएटेड मोर डिमांड्स फॉर सर्विसेज। मैं एक सर्विस सेक्टर में हूँ, ठीक है, मेरी इनकम इंक्रीज हुई, देन अब मेरी इनकम इंक्रीज हुई, आई बी ईटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड, आई बी, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा, एंड मेनी मोर थिंग्स विल गेट हाई इन पेस विद डेवलपमेंट, एंड दैट डेवलपमेंट फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर। राइज इन इनकम लेवल इंक्रीज होगा, मोर डिमांड्स फॉर सर्विस सच एज ईटिंग आउट, इनकम इंक्रीज होगी, आई विल गो आउट फॉर ईट टू, इनकम इंक्रीज होगी, मैं घूमने के लिए भी जाऊंगी, टूरिज्म के लिए, इनकम इंक्रीज होगी, मैं शॉपिंग के लिए भी जाऊंगी, प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग, आई विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, डिपेंड ऑन द सर्विसेज दैट वी आर गेटिंग। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम एसेंशियल। इनकम इंक्रीज होगी तो आई बी टेकिंग अ वेरी गुड स्मार्टफोन, मैं उससे भी अच्छा स्मार्टफोन लूंगी। तो ये सब कुछ क्या है, दैट इट डिपेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्शरी सेक्टर राइज होना। टर्शरी सेक्टर राइज हुआ भी है, लुक एट इट। टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस दी है कि 1973 में वेयर इट वाज, कितनी डेवलपमेंट थी, एंड 2003 में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। एंड अगर हम सिर्फ, आप ये भी ना देखो, आप अपने सिनारियो को ही देखो, अगर आपने अरेना को ही देखो, तो हम टर्शरी सेक्टर की वजह से कितने डेवलप हो रहे हैं। गॉट इट? सो दिस वाज द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। सो दिस वाज द वीडियो ऑफ पार्ट 3, जिसमें हमने राइजिंग इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल चेंजेस देखे तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। That's all for today. Thank you. This was Ananya ma'am signing off.
Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes, class 10th. I'm your social science expert. My name is Ananya ma'am, and today we are here with the part 4 of economics chapter, sectors of Indian economy. We have already done with the part 3 parts of this chapter, but now today we are here with the 4th session of this chapter. It is bit elaborated chapter है थोड़ा सा, and उतना ही easy chapter है of economics, that is sectors of Indian economy. So let's start with the next topic that we are going to cover is the state of primary sector. जो हमने last part end किया था, that was with the state of tertiary sector. Tertiary sector कैसे डेवलप कर रहा है, रेज कैसे हो रहा है टर्शरी सेक्टर में. नाउ टुडे वी आर गोइंग ऑन टू विद द स्टेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर कि प्राइमरी सेक्टर में क्या डेवलपमेंट है, प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर. क्या है इसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में, व्हाट कितना जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर कितना अपना इंक्लूजन दे रहा है. स्टिल कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट सेक्टर विद अप्रोक्सीमेटली व्हाट दे आर सेइंग, स्टिल कि अभी भी ना जो रूलिंग है यार वो प्राइमरी सेक्टर की ही है, एग्रीकल्चर की ही है. हमारे एम्प्लॉयमेंट शेयर में अभी भी 54% प्राइमरी सेक्टर का ही है. टर्शरी सेक्टर डेवलप हो रहा है बट बहुत एक स्लो पेस पर डेवलप हो रहा है. अदरवाइज प्राइमरी सेक्टर एक बहुत अच्छे पेस पे डेवलप हो रहा है बिकॉज नॉट इनफ जॉब. और ये क्यों है कि अभी भी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों रूल कर रहा है, बिकॉज एक्चुअली में एक जो जॉब क्रिएशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज टर्शरी एंड सेकेंडरी में प्रॉपरली नहीं है. दैट्स व्हाई द पीपल आर गोइंग टू द प्राइमरी सेक्टर ओनली because not enough jobs were created कि टर्शरी और प्राइमरी में enough jobs available नहीं है. जितनी jobs जितनी population है, देखो हमारे कंट्री में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखों को ही जॉब नहीं मिल रही है, दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर. और ये पता है क्यों है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीटेक वाले भी खाली बैठे हैं, है ना ऐसा. तो ये क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है. तो उन्हें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन अंडर मतलब एक कंट्रोल में नहीं है. बट इट डजंट कंट्रीब्यूट इन जीडीपी अकॉर्डिंगली. इन फैक्ट इट लीड्स टू द प्रॉब्लम कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट. आपको पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें ना एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. What is disguised unemployment क्या है, that is also known as under unemployment. तो ये disguised unemployment क्या है, सपोज एक फील्ड है, ओके, उस फील्ड में ना सिर्फ 10% की ही नीड है लेकिन उस पर काम 15 कर रहे हैं, ओके. एक फील्ड है उस पर सिर्फ और सिर्फ 10 की जरूरत है बट 15 आर वर्किंग. और पता है एक्स्ट्रा है ना 5, जो एक्स्ट्रा 5 वर्कर उनके होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्हें अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो क्यों ना इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करा जाए. जो एक्स्ट्रा 5 है वो कहीं और जाके वर्क करे सो दैट एक्स्ट्रा इनकम आए. और ये ज्यादातर फैमिलीज में होती है. जो प्राइमरी सेक्टर में जो मतलब घर के ही लोग हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड, वो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, लेबर करते हैं, बाहर से जो हायर नहीं करते. फैमिली में देयर आर 15% एंड 15 आर वर्किंग इन वन फील्ड. तो ये क्या है, जो एक्स्ट्रा 5 है, अरे यार वो बाहर जाकर काम क्यों नहीं करते, सो दैट एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी. वो उन 5 के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अगर वो होंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन निकल कर आएगा और अगर वो नहीं होंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन निकल कर आना है, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा. तो ये सब कुछ चीजें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा है एंड इट नीड्स टू बी अमेंडेड. चेंजेस की जरूरत है. सो प्राइमरी सेक्टर की ये थोड़ी सी एक डिसहार्टनिंग सी स्टेट है कि प्राइमरी सेक्टर इतने अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा है. उसके बाद हमारे पास आता है लेट्स ट्राई एंड आंसर सम क्रूशियल क्वेश्चंस. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या हैं, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. प्राइमरी सेक्टर में यार अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें. हाउ टू क्रिएट, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सेकेंडरी में एंड टर्शरी में कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. देन दीज आर द एक्चुअल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चा. ये
डिविजन ऑफ सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट these two questions we'll be covering in the next session, next video, that will be part 5 of this chapter. आज हम इन दोनों questions को अच्छे से elaborated way में करेंगे. Okay? So हमने क्वेश्चन पढ़ा, लेट्स सी विच सेक्टर प्रोवाइड, यहाँ से हमें साफ अच्छे से बहुत क्लियर हो रहा है दैट विच सेक्टर इज प्रोवाइडिंग, विच सेक्टर प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट, कौन सा सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. क्लियरली देयर आर, देखो दिस इज टर्शरी सेक्टर, दिस इज गोइंग टू सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज प्राइमरी. 1973 में अगर हम देखें तो इट वॉज प्राइमरी सेक्टर. अगर हम 2000 तक भी आए तो कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर ही रूल कर रहा है. क्लियरली प्राइमरी सेक्टर इज द विनर. और पता है वो क्यों है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में डेवलप नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज में डेवलप नहीं कर रहे हैं. सेकेंडरी एंड टर्शरी आर नॉट डेवलपिंग प्रॉपर्ली, आर नॉट गिविंग प्रॉपर आउटकम टू द पीपल. की फैक्ट्स, एनसीईआरटी में भी यही चीज है, एनसीईआरटी भी हमें यही कह रहा है. एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, व्हेन इंडस्ट्रियल में 3 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट, कि हम ये नहीं कह रहे कि दैट इट इज नॉट, बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं, डेवलप हो रहा है. अगेन एंड अगेन मैंने पहले भी ये बोला कि बहुत स्लो पेस पे डेवलप हो रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है. इट इज नॉट डेवलपिंग इन अ वेरी गुड मैनर. 3 टाइम्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है. एम्प्लॉयमेंट जो है वो 5 टाइम्स टर्शरी में भी हुई है, टर्शरी में भी डेवलपमेंट हुई है. 5 टाइम्स डेवलपमेंट वो स्लो पेस पर हो रही है. हाफ ऑफ द पीपल इन द कंट्री, लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो हाफ ऑफ द पीपल जो है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही इंक्लूडेड है, प्राइमरी सेक्टर में ही वर्क कर रहे हैं. बट कंपेयर टू अदर 2 सेक्टर्स, जीडीपी इज जस्ट 0.25%. टर्शरी सेक्टर की अगर हम देखें तो जीडीपी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं जा रही है. क्लियर? सो these were some of the facts of the from NCERT. So just clear it. ये भी हमने देखा that what is the state. मैं बार बार ये बोल रही हूँ, प्राइमरी सेक्टर अच्छे मतलब डेवलप कर रहा है, टर्शरी और सेकेंडरी जो एक स्लो ग्रोथ रेट पे डेवलप कर, इट इज नॉट डेवलपिंग इन अ वेरी गुड मैनर. सो this was your part 4 video of sectors of Indian economy. We'll be coming up with the part 5 of this chapter and also with the most important part of this chapter, differences. Clear? Thank you so much. This was Ananya Chawla. Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes, class 10th. Here I am, your social science expert. My name is Ananya ma'am, and today we are taking the chapter further of economics, that is sectors of Indian economy. Now we are starting with the part 5 of the chapter and the most important part 2. So please be aware and listen it very carefully. Today what we are going to do, it is the glance and overview of today's class, of today's session, that is we will be doing what is actually disguised unemployment, how to create that, हम employment कैसे generate कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा employment निकाल सकते हैं, organized and unorganized sector में difference, what is the difference between these 2 sectors, and the difference between public and private sector too. So this was the glance of today's session that we are going to cover in part 5. Clear? So first of all we'll be taking, this is बच्चा ये चीज important है, mark it, कि actually मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. क्या होता है ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज देयर इज वन फील्ड, एक फील्ड है, उसमें 10 वर्कर्स की ही ज़रूरत है, बट एक्चुअली में उसमें 15 लेबरर 15 जो वर्कर्स हैं, लेबरर हैं, वो काम कर रहे हैं. तो जो एक्स्ट्रा 5 है, ज़रूरत 10 की ही है, अगर 10 है तो भी उतना ही प्रोडक्शन निकलेगा, उतना ही आउटपुट आएगा, और अगर 15 वर्क कर रहे हैं तो भी उतना ही आउटपुट आएगा. क्लियर? सो अगर हम वो 5 निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. अगर हम 5 बाहर भी निकाल दें तो इट विल नॉट पुट एनी हार्म और एनीथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा. तो वो जो 5 है ना, दे आर एक्चुअली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, कि वो दिख तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, बट उनके होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
दे आर एक्चुअली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, काम कर रहे हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, कि उन्हें यहाँ पे नहीं कहीं और होना चाहिए। क्लियर? तो अगर वो बाहर भी चले जाएंगे और बाहर जाकर अपनी और इनकम निकालेंगे और इनकम जनरेट करेंगे और इनकम अर्न करेंगे तो एक एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाएगी। एंड ये बेसिकली कहाँ होती है, ये ना बेसिकली फैमिली लेबरर्स में ही होती है कि एक फैमिली में देयर आर 15 मेंबर्स हैं और वो सारे एक ही फील्ड में काम करें, अपनी ही फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इट्स बेटर ना कि जो 5 एक्स्ट्रा हैं उन्हें वो बाहर जाए तो फैमिली में एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी। एक्चुअली में सिचुएशन ये होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, कि वो दिख तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं बट एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। यही मीनिंग, it means the employment which occurs when more people are engaged in the activity. More people, कि इतने की जरूरत नहीं है than required, इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है बट एक्चुअली में वो वर्क कर रहे हैं, दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस टर्म इज ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट इज द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, इट इज ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर 1 मार्क। डेफिनेशन आती है एंड फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है कि आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कोई एग्जाम्पल दो, तो प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दिस चैप्टर। We'll be coming on further to our next topic, that is how to create more employment. कैसे निकाल सकते, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट कैसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट निकाल सकती है, गवर्नमेंट कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकती है। बैंक लोन्स टू फार्मर, एक्चुअली में पता है क्या है, फार्मर्स के पास ना फील्ड स्मॉल है, ज्यादा फील्ड नहीं है, वो अपना प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, तो क्यों ना फार्मर्स को बैंक लोन दे, एक चीप लोन अवेलेबल कराए, सस्ते लोन अवेलेबल करा दे, सो दैट वो अपना प्रोडक्शन अच्छे से करें, क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छे से करें और बाहर जाके अच्छे से सेल करें, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, हम ना इसे बहुत एक डेली लाइफ से रिलेटेड लेकर चलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे, काम तो बहुत सारा है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है और उस एम्प्लॉयमेंट को, उस काम को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जा सकती है। नंबर 1, बैंक लोन्स, क्यों ना फार्मर्स को बैंक लोन्स दिए जाएं सो दैट दे कैन बाय द लैंड एंड दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन ऑन फार्मिंग। सरप्लस लेबर इन डैम एंड कैनाल कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डैम कंस्ट्रक्ट कराने शुरू कर दे, ठीक है, गवर्नमेंट के पास तो इनफ कैपिटल है, गवर्नमेंट डैम्स कंस्ट्रक्ट कराने शुरू कर दे और वहां पे डैम्स को बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, तो डैम कंस्ट्रक्शन, कैनाल कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट कैन हेल्प टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। प्रमोशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, विलेज में एग्रीकल्चर है लेकिन एग्रीकल्चर पर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है वो नहीं है, एंड बहुत सारे फार्मर्स हैं दे कैन नॉट कम टू द सिटी एरिया जॉब्स के लिए, बहुत सारे, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करा दी जाए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, पहले ना हम ये वर्ड समझते हैं कि एक्चुअली में ये वर्ड है क्या। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर पर जो इंडस्ट्रीज बेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन ग्रो होगा तभी तो शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स जो है वो इंक्रीज होंगी ना, वो उनका काम चलेगा। तो यही सब चीजें हैं कि क्यों ना विलेज में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ओपन कराई जाएं सो दैट वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये भी एक वे है, एक तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। अब ठीक है, शुगर इंडस्ट्री सेटअप हो गई, अब शुगर को सिटी तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अब वो ट्रांसपोर्टेशन चलाएगा कौन, उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज हु वुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। सो ये ना डेली सिनेरियो है, हम डेली बेसिस पे लेके चलते हैं। एक इंडस्ट्री सेटअप पहले होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया, एम्प्लॉयमेंट बन गई इंडस्ट्री, अब उस इंडस्ट्री में मशीनरी रन करने के लिए तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। वी कैन से दैट वहां पे क्लीनिंग करने के लिए वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ये सब चीजें क्या है, हम डेली लाइफ में ये सब चीजें देखते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट
कर सकती है। क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक कि कैसे गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है एम्प्लॉयमेंट निकालने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, बैंक लोन्स दे सकती है फार्मर्स को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा सकती है डैम्स एंड कैनाल्स की, एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से प्लस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ला सकती है, करवा सकती है वहां पर, सो दैट ताकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। नाउ सम मेजर्स अंडर लॉ गवर्नमेंट ने करे हैं एक्चुअली। आपने ना बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी होंगी, हमने ना 9th में एक चैप्टर किया था पॉवर्टी, उसमें पॉवर्टी एज अ चैलेंज करा था ना, याद होगा सबको, पॉवर्टी एज अ चैलेंज किया था। तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज में बहुत सारी स्कीम्स आई थी, नरेगा, MG नरेगा, NFWP, SGSY एंड मेनी अदर स्कीम्स वर देयर कि जो गवर्नमेंट ने रन करी थी, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, कि लोगों को पास ना एम्प्लॉयमेंट पहुंचे, द वन दोज हु आर पॉवर्टी रिडन। So now we are heading on to the next topic, that is some measures under law. अब पता है गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बना दिए जिसके अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। आपको याद है आपने 9th में एक चैप्टर किया था, दैट वाज पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है। उस चैप्टर में क्या था, देयर वर मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो पर्सन्स थे उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स बनाए थे, नरेगा, NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, SGSY दैट वाज स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना एंड RGSY, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बना दिए थे। गवर्नमेंट ने कहा था कि आप काम करो, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है, काम करो, हम आपके लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ऐसे ही देयर वर वेरियस बहुत सारे ऐसे राइट्स बना दिए गए, एक्ट बना दिए गए, राइट टू वर्क, एंड दिस वाज आल्सो लॉन्च इन 330 डिस्ट्रिक्ट्स, इस राइट के अंदर कवर हो रही थी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमेशा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, दैट इज नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल ये जो एक्ट था दैट वाज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड्स दिए थे रूरल एरियाज के लिए कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएंगे और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट काम दिया जाएगा। इसमें क्या था, दिस एक्ट वाज लॉन्च्ड इन एक्ट, ये बना जो था दैट वाज इन 2005 में ये एक्ट बना था। एंड इसमें गवर्नमेंट ने पता है क्या कहा था, दैट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, हम आपको 100 डेज के लिए ना काम देंगे, ठीक है, 100 डेज के लिए वर्क मिलेगा। एंड अगर गवर्नमेंट वर्क देने में अनेबल रही, आपको एक कार्ड दिया जाएगा, अगर आपको उस कार्ड में आपका नेम आया एंड 15 डेज में अगर आपको वर्क नहीं मिला तो आपको 100 डेज के अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर, इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट के अंदर, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है। एंड इफ अगर वो रजिस्ट्रेशन 15 डेज में, आपको 15 डेज के अंदर आपको काम नहीं मिला, देन व्हाट विल हैपन, यू विल गेट द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफ 100 डेज। क्लियर? सो दिस इज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, बच्चा इंपॉर्टेंट होता है नरेगा। इवन पता है मैं एक बात कहूँ, नरेगा ग्रेजुएशन से मतलब एक क्लास तक जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन उस तक इंपॉर्टेंट है। सो डू इट वेरी केयरफुली एंड बहुत अच्छे से करना इसे, ठीक है। नेक्स्ट इज एरियाज आइडेंटिफाइड टू क्रिएट जॉब्स। जॉब्स निकाली किस में जा सकती हैं, कौन से एरियाज में, कौन से सेक्टर में निकाल जा सकती है? एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं, IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म। अगर सी इतने सारी हमारे पास एजुकेशन सेक्टर में कैसे जॉब निकाल सकते हैं? देयर आर सो मच और सो मेनी ऑफ चिल्ड्रन दैट आर वो चाइल्ड एज अ चाइल्ड लेबरर वर्क कर रहे हैं, चाइल्ड लेबरर वर्क करें। अगर हम उनको चाइल्ड लेबरर वर्क ना करवाकर उनको पढ़ाई कराएं तो एजुकेशन सेक्टर में, अब उनको पढ़ाने के लिए भी तो टीचर्स चाहिए ना, उनको पढ़ाने के लिए स्टाफ चाहिए, तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं। IT सेक्टर में तो बहुत सारी हैं। पता है कैसे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में? सी एक तरफ हम कहते हैं, येस्टरडे ऑल्सो मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, एक तरफ हम कहते हैं कि दैट बीटेक जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे बीटेक वाले भी खाली बैठे हैं। क्लियर? तो वो क्या है, दैट इज
हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। टूरिज्म सेक्टर, इंडिया का इतना वास्ट टूरिज्म है ना, सीरियसली वी कैन नॉट इमेजिन, इतना वास्ट टूरिज्म है, इतने अच्छे सीनिक व्यूज हैं एंड सो मच ऑफ नेचुरल ब्यूटी इज देयर इन इंडिया। अगर उन सबको प्रॉपर्ली अच्छे से मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस के लिए कोई तो चाहिए, वहाँ पर अच्छे से शॉप्स ओपन कर दी जाए, वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारी चीज़ें अगर ओपन कर जाएँ तो टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स को, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स जनरेट करी जाए। रीजनल क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, यार हमारा तो इतना अच्छा हैंडीक्राफ्ट है इंडिया का, पता है कितना इंडिया में इतना अच्छा आर्ट क्राफ्ट्स वगैरह है। एंशिएंट टाइम से हमारा बहुत एक अच्छा क्राफ्ट इंडस्ट्री है। अगर उसे और इलाबोरेट और अच्छे से मेंटेन करा जाए तो दीज आर द सेक्टर्स, एजुकेशन, आईटी, टूरिज्म, हेल्थ एंड रीजनल क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, किसमें बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट इज, now the important part is coming, division of sectors as organized and unorganized। क्या है ये? Now what are organized sector and unorganized sector? sectors के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो ये organized और unorganized sectors होते क्या है? नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनाइज जो थोड़ा ऑर्गेनाइज है, वर्क अच्छे से चल रहा है, एंड अनऑर्गेनाइज जो कॉम्प्लिकेटेड है, अनऑर्गेनाइज है, मेस है थोड़ा सा। So we'll be taking one example, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे पढ़ेंगे। रामू इज अ डेली वेज लेबरर है, जिसे हम कहते हैं दैट डेली वेजेस मिलते हैं। ही इज नॉट पेड फॉर दोज डेज। और डेली वेज लेबरर कौन होता है कि किसी दिन उसे काम मिल गया, किसी दिन नहीं मिला, तो वो डेली जितना काम करा उसे दिन में एट द एंड ऑफ द डे उसे उतने ही वेजेस मिल जाएंगे। ही इज नॉट पेड फॉर दोज डेज, और उसे उस दिन के पैसे नहीं मिलते जिस दिन वो काम नहीं कर रहा है। दिस सेटअप इज रेफर्ड, ये अनऑर्गेनाइज ही तो है कि उसे उस दिन के डेज के वेजेस नहीं मिल रही हैं जिस दिन उसने काम नहीं करा, तो इट इज अनऑर्गेनाइज। ये एक अनऑर्गेनाइज का एग्जांपल है। सीता एंड गीता वर्क इन ऑफिस दो दे वोंट वर्क इन वीकेंड्स। सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, दे वर्क इन ऑफिस, लेकिन उन्हें सैटरडे और संडेज की पेमेंट्स फुल मंथ की मिल रही हैं, बट दे आर पेड फॉर इट। दिस सेटअप इज रेफर्ड एज, इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। वाई ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहा जाता है? बिकॉज एक्चुअली इट इज ऑर्गेनाइज कि हाँ फुल मंथ की पेमेंट्स मिलनी है, सैलरीज मिलनी है। द सैटरडेज एंड संडेज आर नॉट डिडक्टेड, ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे को डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश, लेट्स कंपेयर, हम इसे कंपेयर करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? दे आर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे आर लार्जली आउटसाइड, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। अच्छा सी फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? दिस इज एग्जाम्पल, ये एक ट्रॉली है जिसमें वी कैन से मॉल्स वगैरह में होती है, एंड दिस इज एक वेजिटेबल वेंडर है जो डेली बेसिस पे काम करता है, डेली एक रेगुलर वर्क नहीं है, जिस दिन आएगा उस दिन उसकी सेल होगी एंड ही विल गेट द अमाउंट। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्लियर? तो ये जो वेंडर है दिस इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर कि जिस दिन वो वर्क करेंगे, वो अपनी वेजिटेबल सेल करने के लिए आएगा, उसी दिन ही उसे वर्क मिले, उसी दिन ही उसे वेजेस, अपनी जो पेमेंट्स हैं वो मिलेंगे, अदरवाइज नो। एंड दिस इज इन मॉल्स। मॉल्स में क्या है कि एक ऑर्गेनाइज वर्क है, प्लस दे आर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट, कि रजिस्टर तो कराना पड़ता है ना मॉल्स वगैरह को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, बट स्टिल एक अमाउंट, एक शेयर होता है गवर्नमेंट का, बिकॉज इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल इनकम में आ रहा है, क्लियर? सो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। एंड वीकेंड्स जो हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको वीकेंड्स की भी वेजेस, जो उनकी सैलरीज हैं, वो प्रॉपरली दी जाती हैं, क्लियर? सो नाउ वी कैन सी, हमें अच्छे से पता चल गया कि ऑर्गेनाइज कौन सा है और अनऑर्गेनाइज कौन सा है। और अब इनके ना कंपैरिजन करते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट, इट इज नॉट रजिस्टर्ड। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बनाए हैं तो फॉलो भी करे जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड। इसका मतलब है ऑर्गेनाइज में रूल्स रेगुलेशंस बन तो रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट फॉलोड। कुछ फॉलो हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। वर्कर्स एंजॉय प्रॉपर सिक्योरिटी है इनमें,
प्रॉपर सिक्योरिटी है एम्प्लॉयमेंट की। व्हाट सिक्योरिटी क्या है? दे आर सिक्योर कि हमें जॉब्स उनकी सिक्योर है कि हमें ऐसे नहीं निकाला जाएगा, एक प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट है समथिंग। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स इनसिक्योर है और पेमेंट्स भी कम है, वर्क इरेगुलर है, कभी बुला लिया वर्क के लिए, कभी नहीं मिला वर्क, तो पता ही नहीं चलता है दैट प्रॉपर कब उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। जॉब्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है अनऑर्गेनाइज में। नंबर्स ऑफ वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड। ऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स फिक्स है कि इतना ही काम करना है, इतना पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज देयर। बट अनऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, जितना मर्जी काम करवाया जा सकता है। वर्कर्स गेट सेवरल बेनिफिट्स सच एज पेड लीव्स मिलती हैं, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, इतने सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं बीच में, क्या उनकी भी डिडक्शन होती है? नो, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड प्रोविडेंट फंड वगैरह की जैसे टैक्सेस वगैरह जो होते हैं, प्लस उनके फंड्स जो डिडक्शन होता है, बट एट द एंड ऑफ योर जॉब और एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर आपको वो फंड्स मिल जाते हैं। दे डोंट हैव बेनिफिट, इसमें तो बेनिफिट्स ही नहीं है। अनऑर्गेनाइज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं करा हुआ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, दैट इज अनऑर्गेनाइज। टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नोन एज। क्लियर? So this was the distinguished bacha, you can take the shot of it, you can take the screenshot of it. This is very important part that we have covered today. Clear? Now you can take it, you can write it down or you can take the screenshot of it. This is very important part. I'm just waiting for a while. Okay, this is important. मैं लिख भी देती हूँ, this is very important. Clear? Now we are heading on to the sectors in term of ownership. Ownership मतलब क्या होता है कि इसके ओनर कौन है? प्राइवेट सेक्टर में ओनर एक इंडिविजुअल होता है, प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर होता है ओनरशिप एक इंडिविजुअल के पास है, रिलायंस प्राइवेट सेक्टर में आता है। पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, गवर्नमेंट किसने बनाई है? हमने बनाई है। गवर्नमेंट वर्क किससे कर रही है? हमारे टैक्सेस से वर्क कर रही है, तो वो पब्लिक सेक्टर है। करेक्ट? तो वी विल नाउ टेक द कंपैरिजन ऑफ इट। पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? गवर्नमेंट मोस्ट own most of the assets and provide all services. गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, दैट इज पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट्स जो है और जो सर्विसेज है वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज के हाथ में है, उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है। नाउ वी आर हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ द सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, कि सेक्टर्स को ओनरशिप कि किसके पास उनकी उस सेक्टर की ओनरशिप है, किसके पास वो वर्क की ओनरशिप है, इसको हम कंपैरिजन में लाएंगे। दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास है, और पब्लिक सेक्टर में बेसिकली जो ओनरशिप है वो किसके पास होती है? इंडिविजुअल्स के पास होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। नेक्स्ट इज पर्पस। जो पब्लिक सेक्टर का पर्पस है, दैट इज पर्पस इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या है? पर्पस क्या है? प्रॉफिट नहीं है, लोगों का वेलफेयर करना। हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर है वो किसके लिए वर्क करता है? वेलफेयर के लिए वर्क करता है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करता है। और प्राइवेट सेक्टर किसके लिए वर्क करता है? प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क करता है। प्रॉफिट चाहिए उसे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। प्रोवाइड्स, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज इन ऑल द सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर क्या, अभी हमने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है? एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को क्या है यार, एम्प्लॉयमेंट अपने आप हो जाएगी जनरेट, गवर्नमेंट का ही तो सारा रोल है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट इज द मेन रोल, गवर्नमेंट का मेन रोल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, प्रोवाइड सर्विसेज इन ऑल द सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, वर्क प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर ओनली, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली बहुत एक लिमिटेड स्कोप है, एक लिमिटेड मतलब सीट्स हैं, तो लिमिटेड एरियाज में वो जनरेशन कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की। रेज मनी फॉर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू टैक्सेस। जो पब्लिक सेक्टर है वो वर्क कैसे कर रहा है? फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? टैक्सेस पे कर रहे हैं, लोगों से टैक्सेस ले रहे हैं, तभी तो कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन हो रहा है।
collects money for the services they provide. और जो प्राइवेट सेक्टर है, जितनी सर्विस आपने ली आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड दैट टू विद द प्रॉफिट. तो वो प्राइवेट सेक्टर जहां पे वर्क ही प्रॉफिट अर्निंग के लिए करा जाता है. सच एज वी कैन से पब्लिक सेक्टर में रेलवेज आते हैं, इतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ फेयर का जो कॉस्ट है दैट इज वेरी मच लेस. पोस्ट ऑफिसेज, दीज आर पब्लिक सेक्टर वर्क, ये पब्लिक सेक्टर में फॉल होते हैं. एंड प्राइवेट सेक्टर, टाटा स्टील एंड रिलायंस, टाटा स्टील, TCS, ये सारी कंपनीज क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, एंड दे वर्क फॉर देयर प्रॉफिट. सच एज रिलायंस हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में आती है बिकॉज दे वर्क फॉर देयर ओन profit. So this was the difference between public and private sector. Clear? So here we end the chapter, that is sectors of Indian economy. Hope you enjoyed the session and thank you so much. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying. Bye bye.